हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बाल विकास को लेकर। दोस्तों, बाल विकास की जो आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है बाल विकास। तो इसमें बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था पढ़ेंगे, बाल्यावस्था पढ़ेंगे और आपकी इसके बाद किशोरावस्था पढ़ेंगे। ठीक है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक, इसके बाद एक दो टॉपिक और है, वो भी इस यूनिट के ही हैं। यूनिट नंबर जो 1 है आपकी बाल विकास, ये बाल विकास आपकी कंप्लीट इस वीडियो में हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो क्लास है ये आपकी रिवीजन क्लास है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, इसमें मैं आपको बता दूँ, बाल विकास आपकी यूनिट दी हुई है। बाल विकास में देखिए, ये जो आप बच्चा देख रहे हो ये शैशवावस्था का बच्चा है। इसके बाद ये बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था है। देखिए, तीनों की आपको एज ध्यान रखनी है। शैशवावस्था का जब बच्चा है इसकी जो एज है ये है आपकी 5 से 6 वर्ष। कितनी है? 5 से 6 वर्ष। जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष का जो बच्चा है ये शैशवावस्था का बच्चा है। इसके बाद बाल्यावस्था की बात करें तो देखिए, ये जो स्टूडेंट आप देख रहे हो ये बाल्यावस्था का है। बाल्यावस्था की जो एज है वो 6 से 12 तक है। कितनी है? 6 से 12। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो आप स्टूडेंट देख रहे हो ये 12 से 18 वर्ष का है। तो किशोरावस्था की एज कितनी है? 12 से 18 वर्ष। दोस्तों, एज मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो आप उम्र किसी की भी नहीं भूलिएगा। ठीक है। शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था की जन्म से 5 या 6 वर्ष ध्यान रखना। बाल्यावस्था की बात करें तो आप 6 से 12 वर्ष ध्यान रखनी है। और किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 वर्ष आपको याद रखनी है। इस वीडियो को जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो 100% विश्वास करो सारा मटेरियल आपको याद हो चुका होगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए, सबसे पहले हम शैशवावस्था को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था, यानी जो पूरी यूनिट है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वो करेंगे महत्वपूर्ण कथन की। ठीक है, महत्वपूर्ण कथन यानी कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिसने शैशवावस्था के लिए क्या क्या कथन दिए हैं, क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो देखो, सबसे पहला जो साइकोलॉजिस्ट है वो है गैसल। गैसल शैशवावस्था के बारे में क्या कहते हैं? गैसल ये कहते हैं कि भाई प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। यानी प्रथम 6 वर्ष का जो बालक है वो बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। ये जो कथन है ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों गैसल का है। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट इसकी परिभाषा पूछी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपका ये परिभाषा दे रखी है ये है बार्टसन की। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रिक से के माध्यम से याद कराऊं, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से याद रखोगे? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। गैसल तो आपको ध्यान ही रहेगा, लेकिन गैसल 6 + 12 यानी 6 वर्ष का प्रथम और बाद के 12 वर्ष का दुगना, यानी 6 दूनी 12, जिसमें 6 दूनी 12 का पहाड़ा आए तो समझो वो गैसल का है। ये ऐसे करके कथन आपको याद रखना है। बार्टसन क्या कहता है? बार्टसन ये कहता है कि भी शैशवावस्था में जो सीखने की गति है, सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। ये बार्टसन का कथन है। तो आपको बार्टसन का ये कथन ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला जो कथन है आपका वो है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की आयु बालक 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्रावस्था की अवस्था में रहता है। ये कहा है किसने? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक की भी का जो कथन है ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो कथन है आपका ये है फ्रायड का। तो फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने कहा है व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्ष में बन जाता है। यानी फ्रायड ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है वो वह 4-5 वर्षों में बन जाते हैं। प्रारंभ के यानी 4-5 वर्षों में बन जाते हैं। ये कथन किसका है? ये फ्रायड का है।
तो इसमें गिनती आई है 4 5, इसमें गिनती क्या आई है 4 5। तो जिसमें भाई 4 5 गिनती आए तो 4 से 5 वर्ष की बात करें तो समझ जाना ये जो कथन है ये किसका है, ये फ्रायड का है। अगला कथन देखो, अगला कथन है ये है बैलेटाइन। बैलेटाइन क्या कहते हैं, बैलेटाइन ये कहते हैं कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। अब शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसका कथन है, ये बैलेटाइन का है। ये दोस्तों पेपर में स्टार लगाओ, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इसकी ट्रिक याद रखना बी ए, क्या रखना बी ए, यानी बी से ध्यान रखना बैलेटाइन, ए से ध्यान रखना है आपको आदर्श काल, ए से आदर्श, बी से बी ए, बी से बैलेटाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला देखो, अगला जो है, अगला कथन है वो है आपका गुड एन एफ का। किसका है, गुड एन एफ का। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक होता है। यानी व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक होता है। इसके बाद महत्वपूर्ण कथन के बाद दोस्तों शारीरिक शैशवावस्था है। शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पे भी नज़र डाल लीजिए। यहाँ से पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे विशेषताएं 100% पूछता है दोस्तों यहाँ से, तो इसको मिस मत कीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। देखो यहाँ पे समझो आप भाई शैशवावस्था की बात हो रही है, छोटा बच्चा है जिसकी एज कितनी है 5 से 6 वर्ष है। कब से लेके, जन्म से, ठीक है। जन्म से बात करूं तो जन्म से 5 या 6 वर्ष मानी गई है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग है, तो जन्म से 5 या 6 वर्ष इसकी ध्यान रखना आप। अब देखो यहाँ पे विशेषताएं क्या हैं इसकी। तो देखो जो शैशवावस्था का बच्चा होता है भाई छोटा बच्चा है। कैसा बच्चा है, ये देखो छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ठीक। कितने वर्ष का है ये है जन्म से मैं बात करूं तो 5 या 6 वर्ष। ये छोटा बच्चा है जो जन्म से 5 या 6 वर्ष का है। देखो इस बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, जो इसकी शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी शैशवावस्था का जो छोटा बच्चा है तो इसमें जो शारीरिक विकास है ये बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है। इसी शैशवावस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। इसी में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है, सबसे तेज़ी के साथ बच्चा इसी स्टेज में सीखता है। कल्पना की सजीवता है यहाँ पे, ये भी विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, जिज्ञासा सबसे ज़्यादा इस अवस्था में होती है, किसमें, शैशवावस्था में होती है। दोहराने की प्रवृत्ति है, तो बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा दोहराने की प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है, यानी आपके पीछे पीछे दोहराएगा आपकी बातों को। नेक्स्ट है अंतर्मुखी स्वभाव, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था का जो बच्चा है इसका कैसा व्यक्तित्व होगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होगा। नेक्स्ट है काम शक्ति का प्रदर्शन, तो इसी जो शैशवावस्था है इसी की एक विशेषता है काम शक्ति का प्रदर्शन। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है इसका वो कह रहा है कि भाई दूसरों पर निर्भर। तो भाई ये जो दूसरों पर निर्भर है, शैशवावस्था का बच्चा दूसरों पर तो निर्भर रहता ही है, ये भी आपको पता है। नैतिक गुणों का अभाव है, तो शैशवावस्था में कोई भी नैतिक गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है अनुकरण शक्ति का प्रदर्शन है, तो बच्चा जो है वो अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है वो करता है। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक शुरू होगा, वो दोस्तों शुरू होगा बाल्यावस्था। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था की जो एज है वो 6 से 12 वर्ष है, 6 से 12 वर्ष है। सबसे पहले इसकी विशेषताओं को समझेंगे और विशेषताओं के बाद इसके उपनाम को समझेंगे। पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है दोस्तों। इस टॉपिक को अच्छे से इस वीडियो में समझ जाओगे आप, इसके बाद कहीं पे भी भटकने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले समझते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो एज तो आपको पता चल ही गया, 6 से 12 वर्ष। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, देखो शारीरिक विकास में स्थिरता, यानी शैशवावस्था में आपने देखा था जो शारीरिक विकास था वो बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है।
मानसिक विकास में भी स्थिरता आ जाती है और नैतिक गुणों का विकास होता है। देखो बाल्यावस्था में क्या हो रहा है, नैतिक गुणों का विकास हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जब आपने शैशवावस्था पढ़ी थी तो शैशवावस्था में बच्चे के अंदर नैतिक गुणों का क्या था, अभाव था, यानी कमी थी। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। तो जिज्ञासा की प्रबलता यहाँ पे भी होती है, बाल्यावस्था में भी होती है। नेक्स्ट है वास्तविक जगत से संबंधित है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन। तो संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन ये भी विशेषता किसकी है, बाल्यावस्था की है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, यानी जो आपका बाल्यावस्था है इसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का स्वभाव पाया जाता है, लेकिन जब आप शैशवावस्था आपने पढ़ा था तो शैशवावस्था में अंतर्मुखी स्वभाव पाया गया था। नेक्स्ट देखो सामूहिक खेलों में रुचि, यानी सामूहिक खेलों में अधिक रुचि होती है किस स्टेज में, बाल्यावस्था में। काम शक्ति की न्यूनता होती है, इस स्टेज में क्या होती है, काम शक्ति की न्यूनता। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में आनंद है, बच्चों को रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है। मानसिक योग्यताओं में क्या होती है, यहाँ पे वृद्धि होती है। तो ये दोस्तों कुछ विशेषताएं थी, किसकी थी, ये बाल्यावस्था की विशेषताएं थी। अब देखो यहाँ पे उपनाम, ठीक है, उपनाम पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं। तो उपनाम क्या है, यहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन बनता है और यहीं से जो है वो गलत भी हो जाता है। तो देखो इसे मिस आप मत कीजिए, A to Z आपके समझ में आएगा। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए देखो उपनाम क्या है। देखो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, यानी बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था का जो उपनाम है वो क्या है, जीवन का निर्माणकारी काल। नेक्स्ट है उत्पादी अवस्था, यानी तो उत्पादी अवस्था इसी को बोलते हैं, किसे, बाल्यावस्था को। गंदी अवस्था, तो गंदी अवस्था भी किसे बोलते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, तो दोस्तों स्फूर्ति की अवस्था भी बाल्यावस्था को का ही उपनाम है। मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी इस अवस्था में जो है वो मूर्त चिंतन जो है वो प्रारंभ होने लगता है। नेक्स्ट है खेल की अवस्था, इसी को खेल की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला जो उपनाम है वो क्या है, टोली की अवस्था, तो इसको टोली की अवस्था भी कहते हैं। वैचारिक अवस्था काल, दोस्तों डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन इसी से बनता है डायरेक्ट, ठीक है, तो इसको सबको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन के प्रारंभ की अवस्था, यानी तार्किक चिंतन के प्रारंभ की अवस्था। तार्किक चिंतन जो है वो इस स्टेज में शुरू हो जाता है। अच्छा ऊपर क्या था, ऊपर था आपका ये वाला पॉइंट, थोड़ा सा मिस बता दिया मैंने, थोड़ा सा मिस्टेक हुई। चिंतन, मूर्त चिंतन की अवस्था, हाँ ये ठीक है, मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी देखकर चिंतन की अवस्था इसमें होती है, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट है आपका पलटकर जवाब देने की अवस्था। तो दोस्तों ये जो स्टेज होती है वो पलटकर जवाब देने की स्टेज होती है, ठीक है। जीवन का अनोखा काल, तो दोस्तों शैशवावस्था को ही जीवन का बाल्यावस्था को ही जीवन का क्या कहते हैं, अनोखा काल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो बाल्यावस्था था, बाल्यावस्था की आपने क्या पढ़ी, आपने विशेषताएं पढ़ी और आपने उपनाम पढ़े। बाल्यावस्था की जो एज होती है वो कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष आपको एज जो है वो अपनी बाल्यावस्था की ध्यान रखनी होगी। जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपने नोट्स जो हैं वो खुद से यहाँ से बनाते हुए चलिए। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आपकी जो थ्योरी वाइज यानी टॉपिक वाइज टॉपिक जो क्लास चल रही है वो दोस्तों शाम को 7 बजे चल रही है, शाम को 7 बजे ये क्लास चल रही है टॉपिक वाइज टॉपिक। यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कराया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको तुरंत करवा दी जाती है। इसके बाद जो 8 बजे क्लास चल रही है दोस्तों, 8 बजे एक क्लास चल रही है, वो चल रही है मॉक टेस्ट की। किसकी चल रही है दोस्तों, मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट वाली क्लास भी आप ज्वाइन करिए, ठीक है। साइकोलॉजी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। शुरू से लेके लास्ट तक आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए, एक एक अक्षर सिखाने की गारंटी होगी दोस्तों साइकोलॉजी की, बिल्कुल फ्री में घर बैठे। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये दोस्तों रिवीजन क्लास है, ठीक है। महत्वपूर्ण कथन, तो महत्वपूर्ण कथन क्या है, पहला जो कथन है वो कॉल एवं बुश का है। किसका है, कॉल एवं बुश। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का क्या कहते हैं, अनोखा काल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे शब्द आया अनोखा।
अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, कॉल और बुश, बुश को रिलेट करो ब्रुश से। किससे? ब्रुश से। यानी छोटा बच्चा है कुछ अनोखे तरीके से अपना जो है पेस्ट करता है, यानी ब्रुश चलाता है दांतों पे कुछ अनोखे तरीके से। तो इस प्रकार से रिलेट करना, तो यह आपको हमेशा याद हो जाएगा। अगला जो देखो कथन है, अगला कथन है आपका, यह है रॉस महोदय का। किसका? रॉस महोदय का। तो रॉस महोदय ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा जाता है। रॉस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा जाता है। देखो इसे आपको ट्रिक से याद करने के लिए आसान तरीका है। यहाँ पे देखो लिखा है मिथ्या को ध्यान रखो, मीठा बना लो इससे, मिथ्या से मीठा, और मीठा रॉस नहीं आया। क्या नहीं आया? मीठा रॉस नहीं आया। ठीक है, मीठा रॉस नहीं आया। तो इस प्रकार से आप कुछ आप इस तरीके से सेंटेंस को बनाओगे तो आराम से ये पेपर में बन जाएगा क्वेश्चन, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, आराम से पकड़ लोगे बात के लिए। ठीक है, अगला देखो, अगला जो कथन है वो है स्ट्रैक का। स्ट्रैक क्या कहते हैं? स्ट्रैक का कथन ये है, स्ट्रैक ने कहा है शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। 10 वर्ष के बालक जो हैं वो ना खेलते हों। तो स्ट्रैक के अनुसार यह कहता है, स्ट्रैक का ये कहना है कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रैक है तो स्ट्रैक 10 वर्ष के बच्चे की बात करता है। तो इसको आपको कैसे ध्यान रखना है? देखो स्ट्रैक से बना लो आप स्ट्रॉन्ग, स्ट्रैक से क्या बना लो आप? स्ट्रॉन्ग बना लो। यानी 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे करके आप याद कर लो तो हमेशा के लिए आपको याद होगा, कथन कभी भी आप भूलोगे नहीं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए। चलिए अगला कथन देखो, अगला कथन है किलपैट्रिक। क्या है? किलपैट्रिक। दोस्तों किलपैट्रिक क्या कहते हैं? किलपैट्रिक का कहना है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहते हैं। क्या कहते हैं किलपैट्रिक ये कहते हैं कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। तो ये कथन जो किसका है? ये कथन है किलपैट्रिक का। अब देखो किलपैट्रिक की जो कथन है इसको आप हमेशा के लिए याद करोगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। कैसे देखो याद करना है? देखो इसमें आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है पे, ठीक है, पैट्री आ रहा है, पैट्री ध्यान रखो पैट्री, और इसमें देखो प्रति, इसमें प्रति, देखो इसमें प्रा आ रहा है और इसमें भी पा आ रहा है। तो इससे आप को रिलेट करना है आपको, आराम से ये भी बन जाएगा, कोई आपको समस्या इसमें भी नहीं होगी। ठीक है, तो अगला जो कथन देखिए, अगला कथन किसका है? ये है जो अगला कथन आपका दिया है दोस्तों, ये दिया है आपका ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन का। तो इन्होंने क्या कहा है? तो इनकी बात को आप समझिए। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है भाई देखिए, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती। यानी ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन काल में बाल्यावस्था से कोई अधिक महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती। अगला देखिए, अगला जो कथन है वो है सिगमंड फ्रायड का। तो सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा गया है। यानी बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था कहा गया है। दोस्तों इससे पहले हमने जो बाल्यावस्था से पहले जो शैशवावस्था को समझा था, शैशवावस्था का शारीरिक विकास हमने नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले हम शारीरिक विकास जो है वो शैशवावस्था का देखेंगे, इसके बाद इस पे आएंगे बाल्यावस्था पे। तो चलते हैं शैशवावस्था के शारीरिक विकास की ओर। तो दोस्तों शैशवावस्था का शारीरिक विकास है वो सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, ये देखो शैशवावस्था के शारीरिक विकास की बात हो रही है। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें हम शैशवावस्था के बच्चे के भार की बात करेंगे, भार के साथ साथ लंबाई की बात करेंगे, लंबाई के साथ सिर के आकार की बात करेंगे, इसके बाद उसके दांतों की बात करेंगे, इसके बाद हड्डियों की बात करेंगे। ठीक, इतने पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप समझो भार,
यानी शैशवावस्था है, शैशवावस्था में भार की क्या कंडीशन है उसके बारे में समझो। तो देखो जो नवजात शिशु है ना, नवजात शिशु का जो भार है यानी बालक वर्ग में वो 7.15 पाउंड है। कितना है? 7.15 पाउंड। इसके बाद जो नवजात शिशु है बालिका वर्ग में उसका जो है वो 7.13 पाउंड है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है देखिए लंबाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है? अब वही नवजात शिशु की लंबाई की बात हो रही है। बालक की बात करें तो 20.5 इंच है और बालिका की बात करें तो 20 इंच है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे सिर का आकार क्या है? सिर का आकार। अगर मैं सिर के आकार में मस्तिष्क के भार की बात करूं तो जो मस्तिष्क का भार है वो 350 ग्राम होगा। कितना होगा यहाँ पे? 350 ग्राम। ठीक, अगर मैं दांतों की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे दांतों की बात करूं तो जो दांत हैं, दांत 20 दूध के दांत होते हैं किसमें? शैशवावस्था में। अगर मैं यहाँ पे देखो हड्डियों की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं हड्डियों की चर्चा करूँ तो जो हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे, हड्डियाँ होती हैं 270। कितनी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों? 270। तो देखो हमने शैशवावस्था का शारीरिक विकास भी पढ़ लिया। अब चलते हैं बाल्यावस्था पर और बाल्यावस्था का शारीरिक विकास पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्लाइड आपके सामने आ गई। ये आपका शारीरिक विकास किसका है दोस्तों? ये आपका बाल्यावस्था का। अब देखो बाल्यावस्था में सबसे पहले अपन देखेंगे भार। भार में यानी बालक का भार और बालिका का भार। ठीक, तो देखो 80 से 95 पाउंड हो जाता है। किसमें? शारीरिक विकास में, यानी जो भार की बात हो रही है बालक और बालिका की, ये कितना हो जाता है दोस्तों? ये आपका हो जाता है 80 से 90 पाउंड। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बालक या बालिका दोनों का जो भार है वो बढ़ता है और जो भार है वो 80 से 95 पाउंड हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं इनके ऊंचाई की। ठीक है, तो जो ऊंचाई होती है तो 10 से 12 इंच होती है। ऊंचाई दोस्तों कितनी होती है? 10 से 12 इंच। ठीक है, ऊंचाई जो होती है वो थोड़ी सी शैशवावस्था की तुलना में थोड़ी धीमी गति से बढ़ती है। ठीक है, ऊंचाई में जो कुल वृद्धि होती है वो 10 से 12 इंच होती है। अगला पॉइंट है वो है मस्तिष्क का भार। क्या है? मस्तिष्क का भार। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखो 9 वर्ष में जो मस्तिष्क का भार है वो 90% पूर्ण हो जाता है। 90% हो जाता है। कितना? 90% आपको ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है, और अगर मैं 10 वर्ष की बात करूं तो 10 वर्ष में इसका 95%, सिर का आकार जो है इसका 95% हो जाता है। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो है दांत। क्या है? दांत। तो दांत देखिए क्या है, इसमें दूध के दांत जो हैं वो गिरने लगते हैं या गिर जाते हैं कह सकते हो, और स्थायी दांत का आना, यानी स्थायी दांत इस स्टेज में आने लगते हैं या आ जाते हैं। स्थायी दांत का आना फिलहाल आ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो हड्डियों की बात करें तो यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं वो 350 हैं। कितनी हड्डियाँ हैं? 350। अगर मैं हृदय की धड़कन की बात करूँ यहाँ पे तो हृदय की धड़कन है 6 वर्ष का अगर बच्चा है तो 1 मिनट में कितना? 100 बार। ठीक है, और अगर 12 वर्ष का बच्चा है तो 1 मिनट में 85 बार हृदय की धड़कन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, ये रिवीजन क्लास आपकी चल रही है। वैसे आपकी क्लास जो है वो रोज़ाना शाम को 7 बजे है और जो मॉक टेस्ट है आपका वो रोज़ाना शाम को 8 बजे। ये देखिए किशोरावस्था की एज है 13 से 18 वर्ष। तो 13 वर्ष से 18 वर्ष आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो एडोलसेंस यानी लैटिन भाषा के एडोल केयर से बना है। अर्थ है एडोलोसियर, इसका मतलब है प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना। अब देखो इसकी एक तरफ मैंने विशेषताएं लिखी हैं और दूसरी तरफ मैंने इसके उपनाम लिखे हैं। ये जो विशेषता और उपनाम हैं दोस्तों, यही इसकी जान है किशोरावस्था की। सारा कुछ खेल जो है वो विशेषताएं और उपनाम में छिपा है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बार बार पेपर में बनते हैं दोस्तों, तो इसको आप मिस नहीं करना। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूंगा। ठीक है, तो पहले से आप समझ लीजिए इसे। तो सबसे पहले देखो विशेषताओं की बात यहाँ पे करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे समझो विशेषताएं। देखो विशेषताओं की अगर हम बात करें, किशोरावस्था की बात हो रही है तो देखो वीर पूजा की भावना, यानी इस स्टेज में वीर पूजा की भावना आ जाती है, ये इसकी विशेषता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है किसमें, शैशवावस्था में। व्यवसाय चयन की चिंता होती है, बच्चे को व्यवसाय चयन की ज़्यादा चिंता आ जाती है किसमें, आपकी किशोरावस्था में। समाज सेवा की भावना डेवलप हो जाती है, किशोरावस्था की ये विशेषता है। इसके बाद रुचियों में परिवर्तन या स्थिरता, रुचियों में परिवर्तन या स्थिरता, ये भी विशेषता किसकी है, किशोरावस्था की। काम शक्ति में परिपक्वता आ जाती है। ईश्वर व धर्म में विश्वास, बच्चा ईश्वर और धर्म को मानने लगता है, बच्चा विश्वास करने लगता है। व्यवहार में बच्चे की क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, इस स्टेज में शारीरिक व मानसिक विकास जो होता है बहुत तेजी के साथ गति करता है, यानी बढ़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है घनिष्ठ मित्रता। यहाँ पे खोखली मित्रता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कैसी बात हो रही है, घनिष्ठ मित्रता की बात हो रही है। तो ये इसके जो हैं वो विशेषताएं हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ उपनाम। दोस्तों यहाँ से जो उपनाम है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या है उपनाम। तो यहाँ पे समझो आप, देखो जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था, बसंत ऋतु, यानी इसे जो है वो तूफान की अवस्था और बसंत ऋतु इस नाम से जानते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था है, ये इसका उपनाम है। घनिष्ठ मित्रता काल, यानी मित्रता कैसी होती है, बहुत घनिष्ठ होती है। नया जन्म का काल है ये, नया जन्म का काल। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का ये काल है कौन, किशोरावस्था। उथल पुथल की अवस्था है कौन सी स्टेज, किशोरावस्था। टेन एज, इसी को बोलते हैं टेन एज, तो ये क्या है, टेन एज। ठीक, अगला देखो, अगला जो है, अगला पॉइंट है भाई विरोध की अवस्था, तो ये विरोध की अवस्था है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, तो भाई किशोरावस्था जो है वो द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था है। सामूहिक भक्ति की भावना, तो सामूहिक भक्ति की भावना है। स्वर्ण काल है, इसी को स्वर्ण काल कहते हैं। दुखी अवस्था, इसी को दोस्तों दुखी अवस्था बोलते हैं। सेवा काल, इसी को सेवा काल के नाम से जाना जाता है। और परिपक्वता काल, तो दोस्तों इसी को परिपक्वता काल के नाम से जानते हैं। अब इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बनाते हुए चलना। ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब इसकी देखिए परिभाषा देखते हैं, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसकी परिभाषा को समझते हैं। चलो, तो इसकी परिभाषा जो है पहले वो क्या है, स्टैनले हॉल है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन है, स्टैनले हॉल। तो ये जो फेमस है, ये जो परिभाषा है ये बहुत ही फेमस है, यहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो देखो किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, तूफान की अवस्था है। कौन सी, किशोरावस्था। ये किसने कहा है, तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट है रॉस महोदय। तो रॉस महोदय किशोरावस्था के बारे में क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था का क्या है, पुनर्वर्तन काल है। तो शैशवावस्था को पुनर्वर्तन जो काल कहा है, किसने कहा है, किशोरावस्था को शैशवावस्था का जो पुनर्वर्तन काल कहा है, किसने कहा है, रॉस महोदय ने कहा है। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार देखो क्या विचार हैं इनके। तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करते हैं। क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि जो किशोर ही है जो वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करते हैं। तो ये कथन जो था आपका क्रो एंड क्रो का था। अब देखो यहाँ पे है स्टैनले हॉल का। तो स्टैनले हॉल क्या कहते हैं, किशोरावस्था जो है एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं का क्या होता है, दर्शन होता है। तो ये जो कथन है ये स्टैनले हॉल का है। तो यहाँ पे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलिए शारीरिक विकास की बात करते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, देखो इसमें शारीरिक विकास क्या है भाई, कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे देखो मस्तिष्क के भार की बात करूँ, यहाँ पे मस्तिष्क के भार की बात करूँ दोस्तों, तो जो मस्तिष्क का भार है वो 12 से 1400 ग्राम हो जाता है।
अगर मैं दांतों की बात करूं, किसकी, दांतों की बात करूं तो 28 दांत हो जाते हैं। अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो हड्डियां किशोरावस्था में 206 है। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो लड़की 16 वर्ष तक यहाँ पे ऊंचाई बढ़ती है। अगर मैं लड़का की बात करूं तो लड़का 18 वर्ष के बाद भी बढ़ता है। अगर मैं यहाँ पे भार की बात करूँ दोस्तों तो भार दोनों का बढ़ता है, अंतर जो होता है वो 25 पाउंड का होता है। भार जो है वो दोनों का बढ़ता है और जो अंतर है वो 25 पाउंड का होता है। तो दोस्तों हमने बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था को समझ लिया। अब जो आगे की क्लास होने वाली है, आगे जो आने वाली है दोस्तों, जो भी टॉपिक हैं ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना। देखो जो टॉपिक है हमारा वो है वृद्धि एवं विकास। दोस्तों इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हर पेपर में बनते हैं, तो उनको मिस नहीं करना, आज उनको अच्छे से समझना है। देखो वृद्धि की परिभाषा यानी किसके अनुसार है, फ्रैंक के अनुसार। तो फ्रैंक ने क्या कहा है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। इन्होंने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो विकास की है, किसकी है, मुनरो के अनुसार, यानी परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ये किसके अनुसार है, मुनरो के अनुसार है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने नोट्स बनाते हुए चलो। चलिए वृद्धि और विकास के बारे में समझिए दोस्तों। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो भर भर के आते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप नोट्स बनाते हुए चलना। चलिए समझिए आगे। देखो एक कॉलम जो है वो वृद्धि का है, दूसरा कॉलम जो है वो विकास का है। इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो जो वृद्धि होती है वो निश्चित होती है, अतः मापी जा सकती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपकी लंबाई कितनी है, आप कहोगे सर 5 फुट 5 इंच। तो देखो वृद्धि जो है वो निश्चित होती है और मापी जा सकती है, लेकिन जो विकास होता है वो अनिश्चित होता है, अतः मापा नहीं जा सकता। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वृद्धि जो है वो सीमित, मूर्त एवं भौतिक होती है, लेकिन जो विकास होता है ये सीमित नहीं होता दोस्तों, ये विकास जो है असीमित होता है, क्योंकि विकास जो है वो हर क्षेत्र में होता है। ठीक, वृद्धि जो है वो हर क्षेत्र में नहीं होती क्योंकि सीमित होती है। वृद्धि जो है मूर्त है यानी दिखाई देती है, लेकिन जो विकास है वो अमूर्त है यानी जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, वृद्धि जो है वो फिजिकल है यानी भौतिक है, और जो आपका विकास है ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अगला पॉइंट है सिर्फ शारीरिक पहलू की बात होती है, यानी जो वृद्धि है, वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ किसकी, शारीरिक पहलू की बात होती है। जैसे लंबाई का बढ़ना है, नाखूनों का बढ़ना है, बाल का बढ़ना है, हाथों का बढ़ना है, पेट का बढ़ना है, सब कुछ इसमें शारीरिक पहलू की ही बात होगी। अगर मैं विकास की बात करूं तो देखो विकास जो है, विकास अन्य सभी पहलुओं का होता है। विकास तो सभी का होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात होती है। नेक्स्ट है वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से कवर करिए, ये पॉइंट दोस्तों बार बार पेपर में पूछा जाता है। वृद्धि का मापन मात्रात्मक होता है, लेकिन जो विकास है, विकास का मापन जो है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है। इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। अगला पॉइंट है वृद्धि रेखीय होती है। तो वृद्धि दोस्तों रेखीय होती है, लेकिन जो विकास है ये वर्तुलाकार होता है। विकास दोस्तों कैसा होता है, इस प्रकार से वर्तुलाकार होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी 100% पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगला देखो, वृद्धि जो है वो अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, यानी जो वृद्धि है वो अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। देखो दोस्तों चेतन और अचेतन मन जो है आगे आएगा, तो यहाँ पे हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट से ही काम चला लेंगे। जब आगे टॉपिक में आएगा तो वहाँ पे समझेंगे अचेतन मन क्या होता है। चलिए विकास जो है वो चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। चेतन मन जो है वो विकास के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट है देखो, इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ मैं वृद्धि में, तो देखो लंबाई का बढ़ना, हृदय की धड़कन, नाखूनों का बढ़ना, मस्तिष्क का वजन, बालों का बढ़ना और हड्डियों का जुड़ना, ये सब आते हैं वृद्धि के अंतर्गत। अगर मैं विकास के बात करूं तो चरित्र, सामाजिक, नैतिक, शिक्षा, आध्यात्मिक, मानसिकता आदि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये विकास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में अंतर आपने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
दोस्तों बहुत बार पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जब जब पेपर आपका बनेगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो रीट हो, चाहे वो आपका यू टैट हो, सी टैट हो, सुपर टैट हो, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। बाल विकास के सिद्धांत। तो देखो बाल विकास के सिद्धांत में क्या है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको सिद्धांत ध्यान रखने पड़ेंगे। इनके अपने डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि डीप में इसलिए नहीं जाएंगे, डीप का कुछ पूछा नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत पूछ लेता है। 3 सिद्धांत दे देगा, एक नहीं, एक जो है वो सिद्धांत नहीं वाला देगा, कि उसी में से पूछ लेगा कि बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो ये सिद्धांत को आपको याद रखना है। देखो अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है, यहाँ पे समझो आप, अंतःक्रिया का सिद्धांत ये बाल विकास का सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत बाल विकास का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, परिमार्जितता का सिद्धांत है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, विभिन्नता का सिद्धांत है और संचय का सिद्धांत है। आगे देखो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है और क्रमबद्धता का सिद्धांत है। इतने जो सिद्धांत है वो बाल विकास के सिद्धांत हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट्स आप बनाते हुए चलना। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, रोज़ाना क्लास जो है वो आपकी शाम को 7 बजे चलती है, टॉपिक बाइज टॉपिक, और वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है। इसके बाद जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट की जो क्लास है जिसमें संगम सीरीज नाम रखा है, 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो वो शाम को 8 बजे है, तो आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। चलो अगला पॉइंट समझो। अब देखो यहाँ पे दिशा का सिद्धांत में समझो आप, दिशा का सिद्धांत यानी विकास का सिद्धांत। ठीक, अब इसमें देखो एक है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत और दूसरा है समीपता क्रम। दोस्तों ये जो पेपर में छपता है ये बहुत छपता है। ठीक है, तो आगे समझिए इनके बारे में। तो जल्दी से देखो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो स्लाइड है ये आपके काम की है, ये इतने काम की स्लाइड है जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, इसको आप समझिए। देखो यहाँ पे लिखा है मस्तकाधोमुखी क्रम और यहाँ पे लिखा है देखो स्पेलोकोडल। आप स्पेलोकोडल को अच्छे से याद कर रखिए, नाम इसका ध्यान रखिए, स्पेलोकोडल। दूसरा नाम है इसका, वो है अन्य नाम है शिरापदाभिमुख। ठीक है, शिरापदाभिमुख। अगर मान लो पेपर में ये ना थे तो आप इंग्लिश नाम सबसे अच्छा है, इंग्लिश में ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? स्पेलोकोडल, स्पेलोकोडल। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसके अनुसार जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। स्पेलोकोडल के अनुसार क्या है, जो विकास है वो किधर होता है? सिर से पैर की ओर। बालक पहले सिर और फिर हाथों पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद जो है वो पैरों पर। तो इसको आप मिस मत करिएगा दोस्तों। कोई सा भी एग्जाम हुआ, चाहे सी टैट हुआ, यूपी टैट हुआ, यू टैट हुआ, रीट हुआ, सुपर टैट हुआ, सभी में ये क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। चलिए अगला जो है तो देखो ये लिखा है समीपता का विकास क्रम, दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। देखो इंग्लिश में आप ध्यान रखो ना, इंग्लिश में कितना साफ सोच लिखा है, प्रोक्सिमोडिस्टल, इस नाम को ध्यान रखो। अगला जो हिंदी है इसकी अन्य नाम है निकट दूर का सिद्धांत। दोस्तों ये वाला नाम नहीं देता है, बहुत कम देता है, ये तो सबको पता होगा, या ये दे देगा या इंग्लिश में ये लिख देगा प्रोक्सिमोडिस्टल। तो आप इसको ध्यान रखो, प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसके अनुसार विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, फिर भुजाओं का विकास, फिर अंगुलियों, फिर हाथ की जो अंगुलियां हैं उसका, उसके बाद संयुक्त विकास होता है। तो केंद्र से बाहर की ओर ध्यान रखना है। चलिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, कार्टून बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए ये मान लो एक छोटा सा बच्चा है, ये क्या है यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा बच्चा है। ठीक है, थोड़ा सा सही करके बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ठीक लगे। ठीक, इस प्रकार से ये, चलिए ये देखिए छोटा सा बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बॉडी का ढांचा है, ये रीढ़ की हड्डी है बीच में। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं स्पेलोकोडल की। स्पेलोकोडल का जो अन्य नाम है वो है शिरापदाभिमुख।
इसमें देखो स्पेलोकोडल में क्या होता है, जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी ये बच्चे का क्या है, सिर है, ठीक है। सिर से किसकी ओर, पैर की ओर होगा, इस प्रकार से सिर से पैर की ओर होगा। जो बालक है, बालक में पहले सिर बनेगा, ये पहले सिर बनेगा, इसके बाद बच्चे के यहाँ से निकाल दो, इसके बाद जो बच्चे हैं, बच्चे के जो हाथ हैं, ठीक है, हाथों पर नियंत्रण करना सीखेगा। ये हो गया स्पेलोकोडल में। अगर मैं इसके प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करूं तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से दिखा देता हूं मैं, थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करना, ठीक है। ये इसके हाथ हैं और ये नीचे पैर है, ठीक। और ये बीच में जो है बॉडी के, ये है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो देखो ये सेंटर है, ये केंद्र है, ठीक है। ये बॉडी का क्या है, केंद्र पार्ट है, ठीक है। केंद्र समझो, ये मुख्य बिंदु है, सेंट्रल बीच में है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है भाई, इसके अनुसार जो विकास का क्रम है, ये केंद्र है ना, इस केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, ये ध्यान रखना, केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले जो है वो रीढ़ की हड्डी, ये जो रीढ़ की हड्डी है इसका विकास होगा, फिर भुजाओं का, फिर हाथ की उंगलियों का, इसके बाद जो है संयुक्त विकास हो जाएगा। तो ये जो है पेपर में बहुत बनता है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप 100% लेना। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल देखो, आपको कितनी अच्छी स्लाइडें लेके आ रहा है, कितनी बेहतरीन क्लास आपको दे रहा है। तो क्लास को आप एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, और वीडियो को लाइक करिए। चलो इसके बारे में समझो। देखो ये कह रहा है भाई, बाल विकास है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इतना आपको समझना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो भर भर के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलो यहाँ से समझो। देखो बाल विकास है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो जन्म स्थान, बच्चे का जो जन्म स्थान है ना, ये बालक के विकास को प्रभावित करता है। अगर मैं दूसरे बच्चे की तुलना करूँ तब, ठीक है, यहाँ पे मैं तुलना नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। लिंग भेद है, तो लिंग भेद भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा। मित्र मंडली तो 100% करेगी, जैसी संगत वैसा ही असर आएगा। वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम का भी इफेक्ट रहता है, ठीक है। वंशानुक्रम के कारण भी बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित होगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, तो बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य में रोग और चोट दोनों आ जाती हैं। रोग, और किसी बच्चे को, एक बच्चा जो है वो स्वस्थ है, दूसरा बच्चा रोगी है, तो भैया जाहिर सी बात है ये प्रभावित करेगा। दूसरे से अगर आप तुलना करोगे तो एक को चोट लगी हुई है बच्चे को, दूसरा स्वस्थ है, तो ये भी आपको प्रभावित करेगा। दूसरे बच्चे से तुलना करोगे तो रोग चोट भी हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं जो बाल विकास को प्रभावित करती हैं, बालक के विकास को। बाल विकास का मतलब ये है बालक के विकास को, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि, तो बुद्धि भी बाल विकास को प्रभावित करती है। खेल का मैदान, तो खेल का मैदान भी है। नेक्स्ट है पौष्टिक आहार, तो पौष्टिक आहार भी है भाई। एक है जो पिछड़ा बच्चा है या गरीब तबके का बच्चा है, तो भाई उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाएगा। दूसरे को जो है वो पौष्टिक भोजन मिलेगा जन्म से ही, तो जो दूसरा बच्चा है वो स्वस्थ भी रहेगा, हष्ट-पुष्ट रहेगा, और जल्दी उसका शारीरिक विकास भी होगा। और जो आपका ये जो गरीब तबका वाला जो बच्चा है, गरीब बच्चा है, उसका इतनी जल्दी जो है शारीरिक विकास, मेंटल विकास यानी सर्वांगीण विकास इतनी जल्दी से उसका डेवलप नहीं होगा। तो भाई पौष्टिक आहार भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है वातावरण, तो वातावरण तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। देखो यहाँ पे अब वातावरण में क्या आता है, वातावरण में समाज भी है, ठीक है, परिवार भी है और विद्यालय भी है। ये तीनों आएंगे, क्या है दोस्तों, ये तीनों आएंगे, ठीक है। समाज, परिवार और विद्यालय, इनको मत भूलना आप। तो ये तीनों जो हैं वातावरण के अंतर्गत आएंगे जो बालक के विकास को प्रभावित करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। चलो अगला देखो, अगला जो आपका पॉइंट है वो है वंशानुक्रम के सिद्धांत तथा नियम। दोस्तों वंशानुक्रम के जो सिद्धांत और नियम हैं, यहाँ से भी पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसको आप नहीं छोड़ सकते। देखो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, ठीक है, ये किसका है, ये चार्ल्स डार्विन का है। किसका है, चार्ल्स डार्विन का है। नेक्स्ट है भिन्नता और असमानता का नियम, यानी भिन्नता और असमानता का नियम भी क्या है, वंशानुक्रम का सिद्धांत है।
इसमें क्या होता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि एक माता पिता के बच्चे हों, 3 बच्चे हों तो तीनों एक ही जैसे हों। तीनों भिन्न भिन्न गुण वाले भी हो सकते हैं, भिन्नता भी हो सकती है, असमानता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है समानता और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समानता वाला भी है, ठीक है, ये भी सिद्धांत वंशानुक्रम का है। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, तो ये लेमार्क ने दिया है। तो ये भी जो है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत क्या है, वंशानुक्रम का सिद्धांत है, ठीक है। जन्म के बाद जो भी चीज़ आप अर्जित करोगे वो कहलाएगा अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत जो है वो बीजमैन का है। बीज कोष की निरंतरता का जो सिद्धांत है वो किसका, बीजमैन का। नेक्स्ट है बायोमेट्री का सिद्धांत। तो बायोमेट्री का जो सिद्धांत है वो गाल्टन का है। किसका है, गाल्टन का है, लेकिन ये वंशानुक्रम के सिद्धांत है, ठीक। यहाँ पे देखो प्रभाविता तथा प्रधानता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्या है, प्रभाविता या प्रधानता का सिद्धांत। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए अब देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुल मिला के ये क्लास हमारी जो है यहाँ पे समाप्त हो रही है, ठीक है। 45 मिनट के क्लास में दोस्तों हमने देखो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, इसके बाद किशोरावस्था, ठीक, और अभिवृद्धि एवं विकास, चारों टॉपिक यानी बाल विकास पूरा इस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको आज का जो वीडियो है ये कैसा लगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।